नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेके आते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाते हैं ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान आपको मिल सकें। साथ ही हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं हेल्थ केयर के फील्ड में, उनसे हम सीधे ही चर्चा करते हैं ताकि जो आपके दिमाग में जिज्ञासाएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनके समाधान एक्सपर्ट से आपको मिल सकें। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है कैंसर, और कैंसर के अंदर पेन मैनेजमेंट। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के अलग अलग अंगों में होती है और उससे जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है, उसका दर्द बहुत असहनीय तक हो सकता है। तो ये दर्द किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर के ठाकुर से, जो कि पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट होने के साथ ही ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं। और यहाँ पर जो एक क्लिनिक पेन मैनेजमेंट को लेकर के चलती है, ट्रिनिटी पेन मैनेजमेंट क्लिनिक, उसके भी निदेशक हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव इस फील्ड में रखते हैं कि पेन को कैसे मैनेज किया जाए। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए होने वाले जो दर्द हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, आज का विषय जरूर गंभीर है, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़ना चाहिए जी। और कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आस। काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं, जो पहले असहनीय होती थी लेकिन अब उनको मैनेज किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरह से पेन खास तौर से अगर देखा जाए तो मैनेज हो रहा है। तो कैंसर को लेकर के अगर हम देखें तो इसमें कहा जाता है कि कैंसर जो पेन होता है वो काफ़ी शूटिंग पेन होता है, काफ़ी परेशान करने वाला पेन होता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हमने चुना है इस विषय पर बात करने के लिए। कैंसर का पेन आम पेन के मुकाबले डेफिनेटली बहुत ही तीव्र और बहुत ही असहनीय होता है, और वो निर्भर करता है कैंसर किस स्टेज का है, कैंसर शरीर के किस हिस्से का है, और कई बार कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडिएशन जिसको हम सिकाई बोलते हैं, उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशन से पेन हो सकता है। इसलिए जो नॉर्मल पेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और कैंसर की पेन की जो प्रॉब्लम होती हैं वो थोड़ी सी अलग पाई जाती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि ब्रेन में के या स्पाइनल कॉर्ड या यहाँ पे किसी हिस्से के में कैंसर हुआ है तो उसका तीव्र हेडेक होना, तेज हेडेक होना, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी होना, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे पड़ना, ये उससे जुड़ा हुआ एक सिम्टम होता है। पेट के कैंसर जो कि आमतौर पर हमारे यहाँ देखे जाते हैं तो उसमें बहुत तेज पेट दर्द होना पैंक्रियास के कैंसर में काफ़ी कॉमन है, स्टमक के कैंसर में, आंतों के कैंसर में ये बहुत कॉमन होता है। फिर मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, जो भोपाल और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, उसमें बहुत ही ऐसा करंट जैसा चलने वाला, मुंह में नसों में तड़कने वाला दर्द, ये सब होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी में क्योंकि बहुत सारा कैंसर का एक टिश्यू निकाला जाता है, साथ में उसके साथ जो जुड़ी हुई नसें हैं उनको भी थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है, कोशिश की जाती है उनको बचाने की, लेकिन फिर भी नर्व एंडिंग्स काफ़ी डैमेज होती हैं उसमें, तो सर्जरी के बाद उसमें काफ़ी दर्द ऐसा होता है। सिकाई के कारण भी, अब जैसे सिकाई है तो कैंसर को रोकने के लिए की जा रही है, कोशिश की जाती है कि आसपास का स्ट्रक्चर कम से कम डैमेज हो, लेकिन हेल्दी टिश्यूज हैं वो डैमेज नहीं हो, लेकिन फिर भी 90-100% तो श्योरिटी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ आसपास के नर्व एंडिंग्स बहुत सेंसिटिव होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, तो एक वो लंबे समय तक दर्द का कारण बन सकती हैं। तो कैंसर के मरीजों में दर्द का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है उनके अंदर डिप्रेशन आने का, उनके अंदर परेशान होने का। बाकी लड़ाई वो लड़ लेते हैं लेकिन वो दर्द से ज़रूर हार जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि दर्द की तो चर्चा हुई है, अब ये जो दर्द है किस पेशेंट को कितना हो रहा है, इसका क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं या उसको डायग्नोज करते हैं कि इसका लेवल क्या है, कितना दर्द है? जी, आमतौर पर हमारे पास जब भी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं या हॉस्पिटल में हमको कंसल्ट करने आते हैं दर्द के लिए, तब हमारे पास कुछ नॉर्मल स्केल्स हैं जिनकी मदद से हम पेशेंट्स के पेन को हम रेटिंग करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल से लेके सहनीय से असहनीय से लेके बिल्कुल लास्ट स्टेज तक के बिल्कुल पेशेंट कहता है कि अब मेरे से ये दर्द नहीं सहा जा रहा, इससे अच्छा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन मैं ये दर्द नहीं सह सकता, तो उस तरह से स्केलिंग की जाती है। उसके अलावा कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं, पेशेंट्स के बेसिक एग्जामिनेशन किए जाते हैं, उनके आधार पर भी ये देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी से इस मरीज़ को दर्द के कारण कितनी परेशानी हो रही है।
तो जी डॉक्टर साहब, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इस तरह का पेन हो रहा है और आपने उनके लेवल्स तय कर लिए कि भाई इनको किस दर्जे का दर्द है, तो उसके बाद बात आती है उनके ट्रीटमेंट की, उनको दवाएं देने के लिए, खासतौर से जो पेन किलर्स वाली हम बात करते हैं, तो वो किस तरह से दिए जाते हैं और वो क्या होते हैं? जी देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO हमारी एक बहुत बड़ी प्रमाणित बॉडी है, उन्होंने हमको इस कैंसर के पेन के लिए खासकर एक WHO लैडर बना के दिया। लैडर मतलब एक सीढ़ी जैसा बना के दिया है। उनका कहना ये है कि अगर आप दर्द में मरीज आ रहा है, कैंसर का पेशेंट है, उसका एक पेन का एक स्केल है, आपने देख लिया कि किस स्केल में वो कहाँ पर है, उसके हिसाब से शुरुआत करें एक लोअर एनाल्जेसिक दवाइयों से, फिर उससे देखें, कोशिश करें कि उसमें कितना कंट्रोल हो रहा है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी दर्द से परेशान है, तो मिड सेगमेंट में जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे शुरुआत में हम देखें तो पैरासीटामॉल या डाइक्लोफिनेक, एसिफ्लुविन, जो हम बहुत ही कॉमन आम भाषा में जिनको दर्द की दवाइयाँ कहते हैं, जो ओवर द काउंटर भी कई बार मिल जाती हैं, ऐसी दवाइयों से शुरुआत की जाती है। इन दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम है, पेशेंट को इनको अवेलेबिलिटी भी आसानी से है और पेशेंट की एक जानकारी भी है इनको लेने की। बट हाँ, क्योंकि हमने बात की ऑलरेडी कैंसर का पेन जो है आम दूसरे पेनों से बहुत अलग होता है, उस परिस्थिति में कई बार लैडर में हमें ऊपर भी जाना पड़ता है। उसमें शुरुआती में तौर पर हम कुछ वीक ओपियोइड्स जिनको कहते हैं, ओपियोइड्स जो कि एक तरह की देखा जाए तो लो लेवल की नशीली दवाइयाँ कह लें उनको, जो मेडिकल ग्रेड के ओपियोइड्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। उसमें शुरुआत करते हैं, जैसे बहुत कॉमन एक अल्ट्रासेट है, ट्रेमाडोल है, इस दवाई को हम देके चालू करते हैं, उससे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अगर पेन और ज़्यादा है तो जो लास्ट ओपियोइड है, जो स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स हैं, जिसमें मॉर्फिन है, फेंटानिल के पैचेस हैं, इस तरह की दवाइयों का हम इस्तेमाल करके दर्द को पहले WHO लैडर के हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी, तो अब इसके बाद बात आती है कि जब आप ये दवाइयाँ देते हैं तो निश्चित रूप से जो कि अगर कैंसर का पेशेंट है तो उसको डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, और जब आप ये उनको पेन किलर्स और हैवी डोजेस जब इनके जाते हैं उन पेन को कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इन दवाओं के आते होंगे। तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे मैनेज करते हैं? जी देखिए, हमने पहले भी, आपको पता होगा, हमने पिछले अपने इंटरव्यूज़ में भी ये डिस्कस किया है कि दवाइयाँ हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। अब दर्द की दवाइयों के ज़्यादातर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हमको किडनी और लिवर पे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया WHO लैडर की सबसे लास्ट जो स्टेज होती है, जिसमें हम ओपियोइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फिन और उससे रिलेटेड दवाइयाँ, उनके कुछ विशेष साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि डोजेस को हम लोग काफ़ी लो डोज से शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइटर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि मरीज़ ऑलरेडी आपने बताया वीक इम्यूनिटी का है और उसका खान पान भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेस्ड भी रहते हैं, तो इसके चलते उनमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में मॉर्फिन के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है वो नौजिया, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना, पेट का दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, और लंबे समय तक अगर है तो कब्जियत हो जाना, ये मॉर्फिन का एक साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है। साथ में कई बार पेशेंट अनकंट्रोल तरीके से बिना बताए हुए कई बार दवाइयाँ ज़्यादा उपयोग कर लेता है, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा, तो उससे कई बार उसको सांस लेने में दिक्कत होना, डिप्रेशन होना, बेहोशी आना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट इन दवाइयों के होते हैं, लेकिन जितना हमने पाया है, जिन डोजेज़ में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, 90% पेशेंट में ये देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, ये एक अच्छी खबर है कि 90% पेशेंट जो हैं उनको अगर आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स देते हैं या मेडिसिन जाती हैं तो वो सेफ़ हैं उनके लिए और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने में ज़्यादा नहीं आते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि जब कई बार होता है कि पेशेंट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और तमाम मेडिसिन के बाद भी उसका पेन कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, तो क्या इसके आगे भी कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि उसको पेन से निजात दिलाई जा सके? जी, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा रवीन जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस लैडर का जो लास्ट स्टेप है जो हम कहते हैं वो है ओपियोइड्स, और ओपियोइड्स के इस्तेमाल के बाद भी या उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण हम किसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, मरीज़ का दर्द तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अब काफ़ी नई चीज़ें इसमें हमारे पास आ गई हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से, जैसे नर्व ब्लॉक्स जिनको हम कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड्स में भी हमने आपसे इस बारे में बात की है। नर्व ब्लॉक्स की मदद से हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि चूंकि कैंसर है, कैंसर से रिलेटेड ग्रोथ है, कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो वो आसपास के स्ट्रक्चर को दबाएगी,
उसको कंप्रेस करेगी या उसको भी ग्रो करेगी, अननेचुरली ग्रो करेगी। ऐसे में दर्द की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। हमारे पास यहाँ पर ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो पेन केयर सेंटर है उसमें कुछ इस तरह की नई टेक्नोलॉजी से नर्व ब्लॉक्स किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो नर्व ब्लॉक होता है, तो इसको अगर हम सामान्य भाषा में समझें जी, जो एक आम हमारे दर्शक हैं, वो क्या होता है, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन करते चलें। देखिए दर्द है तो दर्द नसों से ही आता है जी। दर्द को कंडक्ट करने वाली नसों को हम नर्व्स कहते हैं जी। कैंसर के मरीजों में ये नसें या तो कैंसर के कारण बढ़ गई हैं या इरिटेट हो वो रही हैं। नसें होती हैं जो ब्रेन तक सिग्नल देती हैं जी, कि सिग्नल दर्द हो रहा है, जी, मतलब दर्द हो रहा है। दर्द। तो अब कैंसर की ग्रोथ के कारण या तो वो कंप्रेस हो रही हैं, दब रही हैं, तो वो सिग्नल देंगी। या जैसे मैंने आपको बताया सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का, तो कैंसर ट्यूमर निकालने के साथ साथ वो नर्व एंडिंग्स भी कट जाती हैं, तो वो रेगुलर इरिटेट होती रहती हैं, तो वो दर्द का एक कारण बनती हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी सिकाई के कारण भी नर्व्स में डैमेज होता है। तो ये एक बहुत कॉमन कारण है। ये देखने को मिलता है चेहरे के कैंसर, ओरल कैंसर्स में काफ़ी है ये कॉमन। पेट के कैंसर में, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फैल जाता है पेट में, पैंक्रियाज का कैंसर, स्टमक का कैंसर, तो आसपास की नसों को बहुत दबाता है। ऐसे में हम करते ये हैं कि नर्व ब्लॉक की मदद से सोनोग्राफी या एक्सरे के माध्यम से जो टारगेट है वहाँ पर जाते हैं, उन नसों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहाँ पर केमिकल न्यूरोलाइसिस हम उसको कहते हैं, उन नसों को डैमेज करते हैं अपनी एक लिमिटेड टर्म्स में, ताकि वो जो सिग्नल जो जा रहा है दर्द का वो रुक जाए। हालांकि ये 3 महीने 6 महीने तक के लिए इफेक्टिव होता है, इसमें फिर रिपीट भी किया जाता है। तो ऐसे करके हम 3-3 6-6 महीने का एक लंबा एक दौरान ये जो मॉर्फिन फ्री पीरियड, दर्द फ्री पीरियड पेशेंट को दे सकते हैं, तो जिससे पेशेंट की लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर आता है। एक जो डिप्रेशन उसके अंदर आ गया है कि उसको हार गया है वो जो लड़ाई कैंसर की, उसको एक फिर भी उसको दर्द से तो एक आराम मिल जाता है इन ट्रीटमेंट की मदद से। तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ये तो आपके हो गए मेडिकल साइड के ट्रीटमेंट्स या ऑप्शंस, जिसमें कि आप कोशिश करते हैं कि अगर आपका एक्सट्रीम पर पेन जा रहा है तो कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा ये कहा जाता है कि योग, ध्यान और इस तरह की जो पद्धतियां हैं जी, जो कि उनको अगर आप अपनाते हैं तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ये कितना इफेक्टिव होता है और क्या वाकई में ये अपनाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा है। योगा, स्पिरिचुअल हेल्थ, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मरीजों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वो आमतौर पर हमसे और आपसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। नॉर्मल दिनचर्या में ही, डेली की एक्टिविटी में उनके लिए डिप्रेशन एक बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। ऐसे में योगा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए कैंसर के मरीजों में अगर हम खास बात करें तो जो क्यूरेबल डिसीजेज हैं, जो टाइमली हमें पता चल गई हैं, जिनका इलाज हो गया है, वो पेशेंट तो फिर भी नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर परसेंटेज पेशेंट्स का वो भी है जो टर्मिनली इल है, जिनको अब हम ये बोलते हैं कि अब हम शायद आपकी बीमारी का तो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने एक लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो उसका शायद अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। ऐसे में एक टर्म जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो पैलिएटिव इंटेंट का ट्रीटमेंट जब होता है उसमें योगा, स्पिरिचुअल हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अब एक जर्नी पे मरीज एक यात्रा पे अब हमारे साथ आगे निकल गए हैं। हम ये मान चुके हैं कि अब कैंसर से हम पर्टिकुलर ये लड़ाई तो अब हार चुके हैं, कैंसर का तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अब जितना भी समय हमारे पास है उस समय को हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं, क्वालिटी बना सकते हैं, हमारे जो भी आसपास से हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कैसे उस यात्रा में जोड़ सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ इस पूरी सफ़र को अच्छे से कवर करें। तो ये एक पैलिएटिव केयर का एक हमारा एक विधा है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने पैलिएटिव केयर की बात की, तो ये जो पैलिएटिव केयर है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके अंतर्गत क्या कुछ किया जाता है ताकि पेशेंट को कंफर्ट दिया जा सके और उसकी जो लाइफ की बात आप कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें क्या कुछ शामिल होता है? जी देखिए, पैलिएटिव केयर जो है रिलेटिवली देखा जाए तो ये थोड़ी सी नई साइंस है। हालांकि WHO ने इसको भी आइडेंटिफाई किया, ये एक इम्पॉर्टेंट डोमेन बन गया है और उसकी एक परिभाषा भी दी है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं जोड़ना चाहूँगा वो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्सों के लिए नहीं होती, किसी भी तरह की बीमारी जो अब अपने लास्ट स्टेज में आ गई है, कह ले वो किडनी के मरीज़ हों या वो लिवर फेलियर के पेशेंट हों या हार्ट फेलियर के पेशेंट हों या इस तरह की किसी भी बीमारी का जिनका ट्रीटमेंट हम आगे नहीं कर सकते, ना सिर्फ कैंसर, उसके अलावा भी इस तरह के मरीजों की केयर को हमने एक पैलिएटिव केयर का एक पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिया है। इस विधा में मरीज़ की जो अब करेंट प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस ज़्यादा किया जाता है।
जिनका हम कुछ नहीं कर सकते उन वो ट्रीटमेंट तो हमने अब या तो हमने स्टॉप कर दिया है या फिर हमने उसको धीरे धीरे बंद करना चालू कर दिया है। लेकिन अभी मरीज़ की जो डेली दिनचर्या में जो प्रॉब्लम है, खासकर उसका जो मेंटल स्टेटस है, वो खासकर उसकी जो स्पिरिचुअल स्टेटस है, बहुत सी हम कहेंगे उसके अंदर बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत सा उनके मन में एक द्वेष भावना भी होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, मुझे ही क्यों ये बीमारी हुई। परिवार वालों से भी वो एक तरह से कट जाते हैं, वो कहते हैं आप लोग भी सब दूर रहें, मुझे अकेला छोड़ दें। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जी बिल्कुल आते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक जगह पे आके जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो अब उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, तो या तो वो भी डिप्रेशन में थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं कि अब हम वो भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये पूरी जर्नी पैलिएटिव केयर की यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि मरीज़ अब शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, तो अब जो बची हुई उसकी जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी भी हो सकती है, उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उसकी जो डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट वो ध्यान दी जाए, मेडिकल भी और बाकी अलावा मेडिको साइकोलॉजिकल इमोशनल, तो ये पैलिएटिव केयर में कवर किया जाता है। तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो पेशेंट इस लड़ाई में शामिल है, लगातार फाइट कर रहा है, तो उसकी जो दवाइयाँ होती हैं उनमें कई बार होता है कि उन्होंने बिना कंसल्टेशन के लेते हैं या उनको डोज बता दिए लेकिन वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर ये होता है कि पेन अगर शूट कर रहा है तो उन्होंने डिब्बा निकाला दवाइयों का और अपनी मर्जी से उसको खा लिया। हाँ, ये एक बड़ी परेशानी की बात है। और मैं जैसे आपको बताया पैलिएटिव केयर का जो हमने जो साइंस डेवलप करी है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम मरीज़ को और मरीज़ के परिजनों को इन दवाइयों का और ट्रीटमेंट का पूरा एक बेसिक नॉलेज उन तक ट्रांसमिट करें, उनको ये बताएं कि इन दवाइयों को कैसे लेना है, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि केयर हमारे सामने जो होगी वो तो होगी, उसके बाद उसको पेशेंट को घर भी जाना है, तो घर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दवाइयों के को कैसे इस्तेमाल करें, दवाइयों से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट को कैसे कवर करें, और अगर लगता है कि किसी तरह से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो कब उसको आइडेंटिफाई करें और कब हमारे पास आएँ, ये सब चीज़ें मरीज़ को बताई जाती हैं पैलिएटिव केयर में। तो जैसा कि आपने बताया है डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। जब किसी भी व्यक्ति को घर में कैंसर हो रहा होता है या कोई भी इस तरह की बीमारी जो अब क्योर नहीं हो सकती, तो उस स्थिति में फैमिली काफ़ी डिप्रेशन में भी होती है, मानसिक रूप से बहुत उसको उलझने होती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा या मैं अपने दर्शकों के लिए आपका संदेशा चाहूँगा कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी रविंद्र जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये बात आज अपने दर्शकों तक लाने का। देखिए, कैंसर की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। ये शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि एक बार किसी को हमें बता दें, मरीज़ को ये खबर बता दें, उसके परिजनों को बताएं, तो आधे तो उसी में टूट जाते हैं। फिर इलाज की जटिलताएं, लंबे लंबे प्रोसेस हैं, कई बार कीमोथेरेपी लंबी चलती है, सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन भी होता है। कुछ सर्विसेज कहीं पता चला भोपाल में जैसे छोटे शहरों में उनको लगता नहीं उपलब्ध हैं, तो आप बाहर बड़े शहरों में आना जाना, ये सब एक काफ़ी थका देने वाला, ना सिर्फ मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी हर तरह से मरीज़ को ये तोड़ देने वाली बीमारी हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, दवाइयाँ और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमने सारे स्क्रीनिंग टेस्ट, लगभग सभी कैंसरों के स्क्रीनिंग टेस्ट भी हमने बना लिए हैं कि जिसमें मरीज़ को ज़रा सा भी आपको लगता है, सुनने में आता है कि ऐसा सिम्टम हुआ था तो ये हो गया, ये कैंसर हुआ, और आपको लगता है कि आपको भी ऐसी कोई चीज़ है, तो अपने मन में कोई भी संकोच ना रखें, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन हैं उनको अपनी सिम्टम्स बताएं। जल्दी एक्सरे की मदद से, सोनोग्राफी की मदद से, सिंपल ब्लड टेस्ट की मदद से भी हम कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तो पहले इस लड़ाई का सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि इसको जल्दी पकड़ लिया जाए। तो उसमें आप लोग बिल्कुल डरें ना, संकोच ना करें। कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपको लगते हैं कि जो आपको चिंता का विषय लग रहे हैं, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अब जो लड़ाई है हमने कैंसर के ट्रीटमेंट की है वो तो आपकी चलती रहेगी, साथ में एक साइकोलॉजिकल इमोशनल जो सपोर्ट है वो डॉक्टर हमेशा आपको देने की कोशिश करते हैं, नर्सिंग स्टाफ देने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर पेन केयर सेंटर में, ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये कोशिश करते हैं कि मरीज़ को एक होलिस्टिक अप्रोच मिले, उसको पूरा ट्रीटमेंट कैंसर के साथ साथ उसके दर्द से रिलेटेड कंपोनेंट का भी मिले, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, और जब लगता है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नर्व ब्लॉक्स,
जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और नर्व ब्लॉक्स की मदद से नसों में लंबे समय तक दर्द का हम ये साइड इफेक्ट को रोक सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। तो इन सब ट्रीटमेंट की मदद से आपके इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम हमारी पूरी टीम के साथ आपके साथ हैं। तो किसी भी इस तरह की बीमारी से आप डरें ना, और हमें जब भी आपको लगता है तो डॉक्टर से अप्रोच करें। जी, तो थैंक यू सो मच आज के डिस्कशन के लिए। और दर्शकों, कैंसर पेशेंट्स को लेकर के, खासतौर से उनके पेन मैनेजमेंट को लेकर के यदि आपके दिमाग में अभी भी कोई प्रश्न बाकी हों तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। जब हम डॉक्टर साहब से नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, तो उन प्रश्नों को ज़रूर उसमें शामिल करेंगे ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हों उनको हम आंसर कर सकें। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई बीमारी से जुड़े हुए कोई पेन मैनेजमेंट पर बात करनी है तो आप लिख करके भेज सकते हैं। हम उन टॉपिक्स को भी हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करेंगे ताकि अगर आपकी अन्य बीमारियों को लेकर के कोई समस्याएं हैं उनका भी आपको समाधान मिल सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।